बिहार विधानसभा चुनावों से पहले इस बार सूबे में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मुद्दा प्रचंड रूप से नजर आया। विपक्ष ने इसे लेकर नैरेटिव सेट किया कि इसके लागू होने से बड़ी संख्या में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के वोट कट जाएंगे। इसे लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन ने 16 दिनों की वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली। लेकिन जिन अल्पसंख्यकों को लेकर यह महागठबंधन चिंता करता नजर आ रहा है, आखिर बिहार की सियासी जमीन पर अपना असर रखने वाला राज्य का करीब 18% मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ खड़ा भी है। हालिया घटनाक्रमों के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बार ये वोट बैंक मुस्लिमों के रहनुमा बनने वाले AIMIM पार्टी के ओवैसी के साथ खड़ा नजर आ रहा है? क्या यह वोट बैंक इस बार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को ही फिर से अपना रहनुमा मानेगा? सवाल उठ रहा है कि ओवैसी को महागठबंधन से दूर रखने वाले तेजस्वी यादव क्या सिर्फ मुस्लिमों का वोट चाहते हैं, उनकी सियासी साझेदारी नहीं? और क्या इस बार भी मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस, राजद, जदयू, AIMI, VIP, जनसुराज, आम आदमी पार्टी, बसपा समेत अन्य दलों के बीच बंट जाएगा, या महागठबंधन बनाम एनडीए की लड़ाई में महागठबंधन के साथ खड़ा नजर आएगा? और क्या इस बार ये मुस्लिम वोट बैंक सिर्फ एकजुट रहेगा और बिहार में ओवैसी जैसा अपना कोई नया रहनुमा खड़ा कर लेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक गौड़। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं इस बार बिहार विधानसभा चुनावों में मुस्लिम वोट बैंक की। जैसा कि आप जानते ही हैं कि विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस बार मुकाबला सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि वोट बैंक की लड़ाई का भी है, और इसमें इस बार एक अहम फैक्टर है मुस्लिम वोट बैंक। सवाल यह है कि 17.7% के करीब की आबादी वाले मुस्लिम वोटर किसके साथ जाएंगे? आपको बता दें कि बिहार में 18% के करीब की जनसंख्या मुस्लिम आबादी है। अगर पिछले कुछ सालों के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह बात सामने आई है कि ये वोटर भाजपा को तो पसंद नहीं करता है। कभी कांग्रेस के साथ खड़े रहने वाला मुस्लिम वोट बैंक 90 के करीब राजद के साथ खड़ा नजर आता था। असल में 90 के दशक की शुरुआत में ही मंडल कमीशन आने के बाद बड़ी संख्या में कांग्रेस से छिटककर मुस्लिम लालू के साथ खड़े हो गए। इसके साथ ही नीतीश कुमार व कुछ अन्य छोटे दलों ने भी कुछ फीसदी वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित किया, लेकिन ज्यादातर समय ये वोट बैंक कांग्रेस और राजद के पक्ष में ही खड़ा नजर आया। अगर पिछले कुछ विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों का ही जिक्र करें तो जो आंकड़े सामने आते हैं उनसे मुस्लिम वोटरों के रुख को साफ देखा जा सकता है। असल में 2015 के विधानसभा चुनावों में जब नीतीश और लालू साथ आए तो मुसलमानों का करीब 80% वोट इनके गठबंधन को मिला। लेकिन 2020 में जब नीतीश की जदयू भाजपा के साथ चुनावों में उतरी तो इनके गठबंधन को मुस्लिम वोट शेयर गिरकर सिर्फ 5% पर ही रह गया। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को करीब 87% मुस्लिम वोटर ने अपना साथ दिया, यानी मुस्लिमों ने मोदी नीतीश गठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया। तो चलिए पहले हम बात करते हैं बिहार की ऐसी सीटों की जहां से मुस्लिम वोटर निर्णायक साबित होते हैं। अगर आंकड़ों की तरफ जाएं तो साफ दिखता है कि राज्य की करीब 90 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट सीधे सीधे चुनावी नतीजों को बदल सकते हैं। बता दें कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी 16.9% थी, लेकिन अभी आंकड़ों में बढ़कर 17.7% हो चुकी है। इसी क्रम में बिहार में 87 विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम आबादी 20% से अधिक है। वहीं 47 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 15 से 20% के करीब है। बिहार में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा सीमांचल में है, जहां के 4 जिले हैं जहां सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है। इनमें किशनगंज में 68%, कटिहार में 44%, अररिया में 43% और पूर्णिया में 38% मुस्लिम आबादी है। सीमांचल के इन 4 जिलों में विधानसभा की 24 सीटें। बिहार में मुस्लिम वोट परंपरागत तौर पर लालू यादव या कहें आरजेडी या महागठबंधन को मिलता रहा है।
मगर यह भी सच्चाई है कि जेडीयू का बिहार में मुस्लिमों का 5 से 8% वोट मिलता रहा है। 2014 का लोकसभा चुनाव जब जेडीयू वाम दलों के साथ खड़ा हुआ था, तब उसे 23.5% मुस्लिम वोट मिले थे, जबकि 2019 लोकसभा में जेडीयू को 6% और 2024 की लोकसभा में 12% वोट मिले। तो यह बात सामने आती है कि जब जेडीयू महागठबंधन के साथ लड़ता है तो उसे अच्छे मुस्लिम वोटरों के सपोर्ट में मिलता है, जबकि 2019 के लोकसभा चुनावों में जेडीयू को 6% और 2024 की लोकसभा में 12% वोट मिले। तो यह बात साफ सामने आती है कि जब जेडीयू महागठबंधन के साथ लड़ती है तो उसे अच्छे मुस्लिम वोटर मिलते हैं। भाजपा के साथ आने पर उसे मुस्लिम वोट अच्छे तरीके से नहीं मिलते। वहीं अगर विधानसभा चुनावों की बात करें तो 2015 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने 7 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिनमें से 5 जीते थे। मगर 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए। इनमें से एक भी उम्मीदवार नहीं जीत पाया। सीमांचल, जहां विधानसभा की 24 सीटें, उसमें से 2015 में जेडीयू के 7 विधायक, लेकिन 2020 में घटकर यह 3 रह गए, जिसमें से एक भी मुस्लिम नहीं। इससे इतर अगर महागठबंधन की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों का 80% वोट मिला था, तो 2024 के लोकसभा में 87%। वहीं विधानसभा चुनावों की बात करें तो 2015 में लालू यादव और नीतीश कुमार जब साथ लड़े थे तब 80% मुस्लिम वोटर। वहीं विधानसभा चुनावों की बात करें तो 2015 में लालू यादव और नीतीश कुमार जब साथ लड़े थे तब 80% मुस्लिमों का वोट इन्हें मिला था। वहीं जब 2020 में दोनों अलग अलग लड़े तो मुस्लिम वोटों में से 4% छिटक गया और महागठबंधन का 76% वोट मिला। 2020 में आरजेडी के 18 मुस्लिम उम्मीदवारों में से 8 जीते, कांग्रेस के 12 में से 4 जीते थे और जेडीयू के 10 उम्मीदवारों में से एक भी नहीं जीता। बीएसपी और सीपीआई माले का एक विधायक जीता, जबकि ओवैसी की पार्टी ने 15 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, उनमें से 5 जीते थे। भले ही वो बाद में आरजेडी से मिल गए, मगर इससे ये साबित होता है कि मुसलमानों को जहां भी विकल्प मिला उन्होंने उस पार्टी को ही आजमाया। लेकिन इस बार मुकाबला और पेचीदा है, क्योंकि मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने के लिए कई खिलाड़ी मैदान में हैं। जहां भाजपा पसमानदा मुस्लिमों के सम्मेलन करवा रही है तो नीतीश कुमार अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि बनाए रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इफ्तार पार्टी, टोपी पहनकर फोटो खिंचवाना और पसमानदा मुसलमानों पर फोकस। हालांकि भाजपा भी इस बात को मानती है कि बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर उनके साथ नहीं आने वाला। ऐसे में महागठबंधन के दलों के साथ ही यह मुस्लिम वोट बंटते नजर आएंगे। बात राजद की करें तो कुछ मुसलमान इस बार राजद से नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि तेजस्वी ने ओवैसी को महागठबंधन में जगह न देकर साफ कर दिया है कि उन्हें मुस्लिमों के वोट तो चाहिए लेकिन उनका प्रतिनिधि नहीं। हालांकि अपने एम फैक्टर को बनाए रखने के लिए पिछले दिनों तेजस्वी ने वक्फ बिल को लेकर तीखी बयानबाजी की थी, ताकि मुस्लिम वोटरों का साथ उन्हें मिलता रहे। वहीं बिहार में अपनी सियासी जमीन खोजती कांग्रेस भी हाल में वोटर अधिकार यात्रा के जरिए मुस्लिम समुदाय की ओर से मिल रहे समर्थन से उत्साहित है। पार्टी को उम्मीद है कि कभी उनके प्रति झुकाव रखने वाले मुस्लिम वोटर इस बार उनकी ओर रुख करेंगे। बात ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी की करें तो 2020 में उन्होंने सीमांचल में 5 सीटें जीती। इस बार भी सबकी निगाहें उन्हीं पर हुई। महागठबंधन के लिए एक और चिंता की बात है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 3 में से 2 सांसद मुस्लिम हैं, जबकि लोकसभा चुनाव में आरजेडी के 2 मुस्लिम नेता चुनाव हार गए। मधुबनी से फातिमी और अररिया से शहनवाज आलम। मधुबनी में फातिमी को यादवों ने वोट नहीं किया तो अररिया में कई मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो गया। लेकिन इस बार सबसे बड़ा सरप्राइज है प्रशांत किशोर, जो दावा कर चुके हैं कि वो 40 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। अगर ऐसा हुआ तो सीधा असर महागठबंधन के वोट बैंक पर पड़ेगा। ऐसा हुआ तो संभव है कि वो महागठबंधन के वोटों में बड़ी सेंध लगा सके। ऐसा हुआ तो संभव है कि वो महागठबंधन के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाएं। ठीक वैसे यदि उन्होंने अगड़ी जाति का उम्मीदवार उतारा तो एनडीए को नुकसान होगा। अब सबकी निगाहें इस बात पर भी हैं कि वक्फ बिल के बाद नीतीश कुमार को मुसलमानों का कितना
वोट मिलेगा। महागठबंधन मुस्लिम वोटों पर परंपरागत पकड़ बनाए रखना चाहता है। नीतीश और बीजेपी पसमानदा कार्ड से सेंध लगाने की कोशिश में है और पीके, ओवैसी जैसे खिलाड़ी समीकरण बिगाड़ने के लिए तैयार बैठे। करीब 18% मुस्लिम आबादी बिहार की 87 सीटों पर सीधे असर डाल सकती है। अब देखना यह है कि इस बार कांटा किस तरफ झुकेगा और सत्ता की चाबी किसके हाथ ले। तो बिहार की सियासी जंग का सबसे बड़ा फैक्टर यही है, मुस्लिम वोट बैंक। वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो या एसआईआर को लेकर विपक्ष की रात, इस सब के बीच इस समय हर कोई मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए रिझाता दिख रहा है। असल में इस बार फिर से मुस्लिमों के बहुत से हिमायती सियासी मैदान में खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होगी कि इस बार मुसलमान किस पर भरोसा जताते हैं। आज की रिपोर्ट में इतना ही। एक बार फिर आपके बीच पेश होंगे ऐसे ही एक नए मुद्दे को लेकर। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।